डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। जैसा मैं आज भी मैं क्लास 10 का वीडियो दूंगी। कल का मेरा लास्ट टॉपिक जो था, मतलब प्रीवियस लेक्चर मैंने किस पे देख के छोड़ा था, मैं आपको एससीएल्स के फंक्शंस ऑफ एससीएल्स मैंने बताया था। यानी कि व्हाट इज एससीएल्स आप जाने थे, और फंक्शंस ऑफ एससीएल कि कहाँ पे इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में एससीएल्स का क्या रोल है हम ये देखे थे। एससीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप ये जान गए थे कि स्टमक क्या होता है। स्टमक के बारे में मैंने बताया था कि स्टमक क्या होता है। देखिए, अगर हम इसके स्टमक के स्ट्रक्चर की ड्रॉ करें तो देखिए हंसिया के आकार का होता है। ठीक है, इसका जो इनिशियल पार्ट है वो आइसोफेगस से जुड़ा होता है, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, जुड़ा होता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि देखिए, आप मैंने बताया था कि जैसे ही फूड, ठीक है, स्टमक में आता है तो स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक जूस क्या है, मेनी टाइप्स एंजाइम्स कंटेन करता है। जैसे हम आपको एससीएल बताए थे, रेनिन बताए थे, ठीक है, पेप्सिन। उसके अलावा आप और एक हम कल भूल गए थे, म्यूकस। ठीक है, एनास्टोन क्या है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये चार एंजाइम्स क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से, स्टमक में जैसे ही फूड आता है इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड सक्रिय हो जाता है तो उससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन मेनी टाइप्स एंजाइम्स ना, लाइक एससीएल्स, रेनिन, पेप्सिन एंड म्यूकस एंड लाइपेज। ठीक है, अब अरे हमने क्या बताया था, एचसीएल का फंक्शन भी बता दिया था कि एचसीएल क्या होता है, दैट मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एचसीएल क्या करता है, ये प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू स्टमक, यानी कि आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। सेकंड फंक्शंस क्या आप इसके पढ़े थे, सेकंड फंक्शन ये था कि ये क्या, इट किल द जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स। ठीक है, यानी कि बाहर से हमारे जब हम फूड टैग कर रहे थे तो हमारे भोजन के दौरान या ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो हार्मफुल जर्म्स हमारे अंदर एंटर किए हैं उन्हें मारने का काम कौन करता है, एचसीएल। दो की तीसरा क्या देखे थे आप कि ये डीएक्टिवेट एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये हो गया एचसीएल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेनिन, यानी कि देखिए तीन चीज जानिए, देखिए ध्यान से समझे। अब रेनिन क्या करता है, देखिए ए भी रेनिन है, ये पेप्सिन है। तो पहले तो इन दोनों में अंतर जानिए। देखिए, जो रेनिन है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, और जो पेप्सिन है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जो बक्कल कैविटी है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। हम क्या क्या लेते हैं न्यूट्रिशन में, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये मेनली हम ये तीन जो है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, उसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही, वहीं से उसका डाइजेशन क्या है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो स्टमक में किन का डाइजेशन होता है, तो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जैसे आपका मिल्क प्रोटीन समझ रहे हैं ना, आप दूध पीते हैं तो उस दूध में प्रोटीन होगा तो वो मिल्क प्रोटीन है। उसके बाद उसके अलावा भी हम और प्रोटीन खाते हैं तो उस प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन का भी डाइजेशन करने के लिए, तो मिल्क प्रोटीन कौन है, ये केसिन, यानी कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन प्रोटीन होता है। तो उस केसिन प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन एंजाइम। और दूध के अलावा हम ऐसा तो नहीं है कि वो दूध से ही हमें प्रोटीन ले रहे हैं, और भी हमें प्रोटीन ले रहे हैं। यानी कि मिल्क के अलावा और भी जहाँ से हम प्रोटीन के सोर्स ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में और भी जो हम प्रोटीन को लेते हैं उनका डाइजेशन कौन करता है, तो उनका डाइजेशन करता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, उसका डाइजेशन करता है पेप्सिन एंजाइम। तो देखिए कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से क्या इसे समझ जाएंगे। तो पहले जब देखिए, जैसे यानी कि गैस्ट्रिक जूस से जब ये एंजाइम निकलता है, रेनिन एंजाइम जब गैस्ट्रिक जूस से निकलता है तो उस दौरान ये रेनिन नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोरेनिन होता है। किस फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है, और कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ध्यान से रिएक्शंस को देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इनएक्टिव होता है तो ये इनएक्टिव प्रोरेनिन क्या करेगा, एचसीएस से क्रिया करेगा और किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, सक्रिय रेनिन में क्या है, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, प्रोरेनिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस से
इनएक्टिव फॉर्म में निकला। इस प्रोरेनिन एंजाइम को एक्टिव किया किसने, HCl, किस फॉर्म में आ गया, रेनिन फॉर्म में। अब ये रेनिन कैसा है, एक्टिव है, यानी कि अब ये किसी का भी डाइजेशन करने के लिए तैयार, किसी का भी नहीं, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए क्या है, तैयार है। तो अब देखिए ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ठीक है, रेनिन कैसीन प्रोटीन का क्या करता है, कैसीन प्रोटीन, ठीक है, कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैसीन प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है रेनिन एंजाइम। ये रेनिन यहाँ पे किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में, ये इस बात को लिखना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसका डाइजेशन कर देता है, तो किस में तोड़ता है, पैरासेमी सॉलिड, किस में तोड़ता है, पैरासेमी सॉलिड में ब्रेक डाउन कर देता है। चलो भैया, दूध वाले प्रोटीन का पाचन हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, हम इसके अलावा जो हम और प्रोटीन लेते हैं दूध के अलावा, हमें और जहाँ जहाँ से प्रोटीन मिलते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो पेप्सिन की बात करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे रेनिन आपका निष्क्रिय एंजाइम में जब था तो किस फॉर्म में था, तो प्रोरेनिन के रूप में था। तो वैसे ही पेप्सिन एंजाइम में जब निष्क्रिय था यानी कि इनएक्टिव था, तो किस फॉर्म में था, पेप्सिनोजन के फॉर्म में था, पेप्सिनोजन, ठीक है। ये पेप्सिनोजन एंजाइम किससे क्रिया करेगा, फंक्शन करेगा, HCl से। जैसे ही ये HCl से क्रिया करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। ये कौन सा पेप्सिन है, एक्टिव पेप्सिन एंजाइम है, एंजाइम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में है और ये पेप्सिनोजन किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। बात क्लियर हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये पेप्सिनोजन, ठीक है, निष्क्रिय स्टेट में था, तो ये HCl से क्रिया किया, सक्रिय हो गया, सक्रिय पेप्सिन में क्या है, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करेगा, तो इसको हम रिएक्शंस को यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, अभी समझाने के बाद एक बार और रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी आप क्या पढ़े थे, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन किस फॉर्म में था, इनएक्टिव स्टेट में था। तो इनएक्टिव स्टेट में था तो ये किससे क्रिया किया, HCl से क्रिया किया, तो किस में आ गया, पेप्सिन के फॉर्म में। अब पेप्सिन क्या है, किस फॉर्म में है, सक्रिय पेप्सिन, ये सॉरी एक्टिव हो गया, सक्रिय पेप्सिन हो गया, ठीक है। अब ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, देखिए डाइजेशन करेगा। ये सक्रिय जो क्या है, अदर प्रोटीन, दूध के अलावा भी तो हम और भी जगह से प्रोटीन खाते हैं, उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। अब उनका डाइजेशन करके किस में तोड़ेगा, पेप्टॉन में, पेप्टॉन में क्या है, तोड़ देगा। दैट मीन्स की प्रोटीन के अणुओं के बीच जो बॉन्ड होता है पेप्टॉन में, उसे तोड़ के इनके स्मॉल पार्ट यानी कि सीधे सीधे प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है। डाइजेस्ट करने के बाद इन्हें किस में तोड़ देता है, पेप्टॉन में। अब हो गया आपके प्रोटीन का भी डाइजेशन। तो अभी देखिए हम केवल डाइजेशन बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं फुल डाइजेशन कैसा हो रहा है डाइजेशन, अभी क्या है केवल इसका डाइजेशन हुआ है, ठीक है। चलिए आप HCl भी देख लिए, रेनिन भी देख लिए, पेप्सिन भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और आता है लाइपेज, ठीक है। तो जो ये देखिए लाइपेज है किसका डाइजेशन करता है, ये सीधे सीधे क्या करता है, लाइपेज जो है फैट हम लेते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट का माउथ में डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का भी डाइजेशन रेनिन एंजाइम कर दिया। कौन सी प्रोटीन थी, दूध में कौन सी प्रोटीन थी, कैसीन प्रोटीन थी, उसका डाइजेशन कौन कर दिया, रेनिन एंजाइम कर दिया। वैसे ही हम फैट, अब फैट भी ले रहे हैं तो कोई फैट का भी तो डाइजेशन कर रहा होगा, तो उस फैट का डाइजेशन कौन कर रहा है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट का डाइजेशन कर देता है। उसके बाद देखिए हम एक और पढ़े थे, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एंजाइम, देखिए म्यूकस एंजाइम क्या करता है, ये स्टमक को एसिडिक सॉरी अल्कलाइन मीडियम क्या है, प्रोवाइड करता है, यानी कि म्यूकस पूरे स्टमक को क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि म्यूकस एक ऐसा, हम देखिए कुछ एंजाइम जो जगह जगह पे पाए जा रहे हैं, सेपरेट ग्लैंड में, सेपरेट ऑर्गन में पाए जाते हैं, लेकिन म्यूकस एक ऐसा है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही पाया जाता है। म्यूकस एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ठीक है। हर जगह क्या है, ये अल्कलाइन मीडियम, कहीं ना कहीं अल्कलाइन मीडियम बनाता है, तो कहीं क्या करता है, फूड को स्लिपरी लाइक बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूकस का फंक्शन। अब देखिए हमारा जो जैसे ही फूड स्टमक में आया था,
उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तुरंत सक्रिय हो गई थी। एक्टिव होके क्या की, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन की। गैस्ट्रिक जूस कंटेन मैनी टाइम्स एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन, एसियल और लाइपेज और म्यूकस, सबके फंक्शंस आप जान गए। दैट मीन्स कि आपके जो स्टमक है उसमें फूड का डाइजेशन हो गया, स्टमक में फूड का डाइजेशन हो गया। तो अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन उठता है 1 मार्क्स का, कि फूड में देखिए हमने बोला फैट का डाइजेशन माउथ में, बकल कैविटी में हुआ था, ठीक है। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ। प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन, सीधे बोले अभी तक हमारे स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हुआ है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है तो कैसा डाइजेशन हुआ था, इसका मतलब है जब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ तो अभी हमारा स्टमक में फूड कैसा डाइजेस्ट है, सेमी डाइजेस्ट है, सेमी डाइजेस्टेड है, सेमी यानी कि सेमी डाइजेस्ट फूड को ही हम क्या बोलते हैं, काइम। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज काइम, ठीक है। व्हाट इज काइम या व्हाट इज काइम, काइम क्या है। तो स्टमक में हाफ पॉइंट को ध्यान से दिखेगा, यही पॉइंट बोल रहे हैं, 1 नंबर का पूरा है, 1 मार्क्स का। तो इन स्टमक हाफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, इन स्टमक हाफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। अमाशय में अर्धपचित भोजन को ही हम काइम या लुगदी कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लुगदी। अमाशय में आधे पचे हुए भोजन को लुगदी या काइम कहा जाता है। क्लियर है। इन स्टमक हाफ डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। क्लियर है। तो देखिए स्टमक में फूड का डाइजेशन हो गया, स्टमक के बारे में भी जान गए। अब आइए बात करते हैं, 1 मिनट, गैस्ट्रिक जूस, लाइपेज। अब इसके बाद देखिए फूड कहाँ जाएगा, स्टमक। अब इस स्टमक के बाद जस्ट बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसके बाद यानी फूड का डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड जाता है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा फिगर होता है, हमने ये बताया था ना, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, समझने के लिए आपके लिए काफी है। ये हो गया आपका, देखिए। तो देखिए ये जो स्टमक है आके ओपन हो रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, आके ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे क्या है अपना आके, ऐसे क्या है बहुत क्वाल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके है क्या है, स्टमक आके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें लेंथ की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, 6.5 मीटर लंबा होता है, लंबा 6.5 लंबा, बहुत लंबा, ठीक है। 6.5 मीटर लंबा लगभग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन जो किस फॉर्म में होता है, वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। क्या होता है वो, क्वाइल्ड फॉर्म में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अब जस्ट इसके बात करें इसके डायमीटर की, तो ये क्या होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, लेकिन ये बहुत नैरो होता है, ठीक है। लंबा तो होता है लेकिन क्या होता है, बहुत नैरो होता है। देखिए 6.5 मीटर लगभग, 6.5 से 7 मीटर लगभग लंबा होता है। और किस फॉर्म में, देखिए इतना लंबा चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, तो क्या होता है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। क्या होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में क्या है, स्टमक में क्या है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा होता है, ठीक है। ये लंबा होता है बट नैरो होता है। इसके जो डायमीटर की बात करें तो नियर अबाउट 1 मिली, सॉरी 1 मिनट रुके बता देते हैं। क्वाइल्ड होता है और बहुत नैरो होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए कहा था ना लंबा भी है लेकिन नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम आ गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लंबा है बट ये नैरो होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ध्यान सुनिएगा, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके पास क्या होता है, फिंगर इस दे हैव, यानी कि दे हैव स्मॉल फिंगर लाइक पोजीशन,
प्रोजेक्शन, स्मॉल फिंगर लाइक पोजिशन प्रोजेक्शन, यानी कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके उस वॉल में क्या होती है, एक छोटी छोटी फिंगर नुमा, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम विलाई कहते हैं। यानी कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड विच आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, एक बहुत सारा है तो विलाई, एक है तो विलस। मेरे बात को ध्यान से, बहुत सारा है तो विलाई, एक है तो विलस। ठीक है, तो देखिए ये विलाई है क्या, ये क्या है, क्वेश्चन पूछता है इससे 1 नंबर का, विलाई क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा जो संरचना, ढेर सारी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। दे हेल्प फॉर द, ये क्या करता है, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसको सरफेस एरिया प्रदान करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, जब फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तभी तो उसका एसिमिलेशन होगा। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तभी तो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन अगर अच्छा होगा तो एसिमिलेशन क्या है, तभी हो पाएगा। तो विलाई क्या करता है कि दे क्या करता है, दे प्रोवाइड अ सरफेस एरिया टू स्टमक फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि विलाई छोटी आंत को क्या करती है, एरिया प्रोवाइड करती है, क्षेत्र प्रदान करती है जो भोजन को आसानी से अवशोषित कर सके। तो ये हो गया विलाई। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड यहाँ पे भोजन का पूरा पाचन क्या है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखें फूड का पाचन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ, तभी तो विलाई पाई जा रही है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अच्छे से जब वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो फूड का डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई भी हो गया। अब उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्लियर हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। कहाँ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, सीकम, कोलम, रेक्टम, सीकम, कोलम, रेक्टम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलम और रेक्टम। क्लियर है। यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे अब क्यों नहीं होता है, ध्यान से, तो इसको थोड़ा पीछे लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, भोजन का पूरा पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हम जितनी चीज़ें खा रहे हैं सारे के सारे हमारे लिए यूज़फुल हो, कुछ उसमें से ऐसे फूड होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो वो हार्मफुल फूड्स है उसको क्या करेगा, जो जितने यूज़फुल है उसको विलाई ऑब्जॉर्व कर लेगा, और बाकी जो हार्मफुल फूड बचता है उसको क्या करते हैं, एकदम से क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या करते हैं, कोलम, सीकम। कोलम में क्या करती है, एक मिनट, इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट होती है इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलम में जाके मिलती है। तो वो क्या करती है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, सॉलिड जो होती हैं, सॉलिड आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं, उसको क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलम में भेज देती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलम में जैसे ये हार्मफुल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, ठोस उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है, उससे लगता है अभी भी इसमें कुछ, लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा चीज़ है जो यूज़फुल है। जैसे क्या क्या यूज़फुल हो सकता है उस उत्सर्जी पदार्थ में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ये समझ के आगे भेज दिया कि भाई तुम जाओ, तुम इसमें हमारे काम का कोई भी चीज़ नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका मिनरल हो सकता है, मिनरल्स प्लस वाटर, ये 2-3, ये क्या है, इतनी 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे ये कॉलम में आता है ये सब, तो कॉलम से सीकम में जाता है, तो सीकम की वॉल क्या करती है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके वापस एसिमिलेशन उसका कर देती है। ठीक है, वापस क्या करती है, वो शरीर में भेज देती है। अब जैसे ही उस टॉक्सिक सब्सटेंस से वाटर और मिनरल पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब बचेगा प्योर उत्सर्जीय पदार्थ। ठीक है, उस प्योर उत्सर्जी पदार्थ को क्या करती हैं, रेक्टम में भेज देती है। रेक्टम के थ्रू एनस से क्या करते हैं, हम बाहर मल के रूप में त्याग कर देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन, हमने डाइजेशन भी कर लिया और फूड बाहर पास आउट भी हो गया।
अब देखिए उसके बाद एक छोटा सा मैकेनिज्म आता है कि हाउ में कितने स्टेप्स में जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप ये देख लीजिए कि कितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो ये अगर बताए होंगे तो ठीक है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पहले हम किसी भी फूड का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, फिर स्वांगीकरण एंड देन बहिक्षेपण। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ों में 5 स्टेप्स में क्या होता है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। यानी कि इजेशन, इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, और नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिर क्या आता है आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, और अगला क्या है इजेशन, इजेशन, ठीक है। देखिए इंजेशन में क्या है, फूड क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर थाली से जाके रखा हुआ है, हम बोले भाई तुम हमारे अंदर आ जाओ, उसे हमें क्या है टेक करना पड़ता है। हम उसे क्या करते हैं, जैसे फूड को हम भोजन यानी प्लेट से उठा के माउथ में डाल रहे हैं, माउथ के अंदर फूड गया नहीं, हाथों से अपने फूड को अंदर डाला नहीं कि एक प्रोसेस कंप्लीट। इंजेशन क्या है, ये यहाँ पे इंजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंजेशन के जब देखिए मैंने कहा ना, जैसे हम भोजन को अंदर रखते हैं तो हमारे उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट, यानी कि बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन शुरू। तो इंजेशन के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन काफ़ी लंबा चौड़ा चला, बकल कैविटी से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला। तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जा रही थी, विलाई। ये विलाई क्या कर रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन को सरफेस एरिया प्रोवाइड करा थी ताकि फूड को एब्जॉर्ब करे। तो जैसे ही फूड का डाइजेशन हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके क्या उसे अपने पास रखेगी, नहीं, तो एब्जॉर्ब कर ली तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब उसे एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना ही क्या कहता है, एसिमिलेशन। डिफरेंट पार्ट्स में भेज के हर सेल्स के पास ब्लड के थ्रू शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना ही क्या कहता है, एसिमिलेशन हो गया। चलो भोजन खा भी लिए, पचा भी लिए, और शोषित भी कर लिए और भेज भी दिए, ठीक है। तो अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, बाहर पास आउट करना है हमें। तो उस उत्सर्जी पदार्थ जिसे हम शरीर से बाहर त्याग कर रहे थे उसी को बोलते हैं इजेशन। तो ये थे आपके डाइजेशन के 5 स्टेप, यानी मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन सिस्टम। तो ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारे डाइजेशन सिस्टम में 2 सहायक ग्रंथि पाई जाती है। क्या, 2 सहायक ग्रंथि होती है, जो है लीवर और अगला क्या है, पेनक्रियास। यानी कि लीवर और पेनक्रियास। लीवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत और इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये मैं आपको कल बताऊंगी, आज बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कल हमारा जो टॉपिक है लीवर एंड पेनक्रियास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।